क्या आपने रोनाल्ड रीड की कहानी सुनी है? साल 2014 में एक सफाई कर्मी ने अपनी मौत के बाद पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। जिस आदमी को लोग मामूली समझते थे, उसने अपने पीछे $8 मिलियन की दौलत छोड़ी थी। रुपए में देखा जाए तो करीब 66 करोड़ 13 लाख 60,400 रुपए होंगे। शायद आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन इतने सारे पैसे ना तो उन्होंने लॉटरी में जीते थे, ना ही उन्हें यह दौलत विरासत में मिली थी। तो सवाल यह है, फिर उन्होंने ऐसा क्या किया था जो हमें मालूम नहीं है? क्योंकि इतना पैसा तो बड़े इंजीनियर और डॉक्टर भी अपने पीछे नहीं छोड़ते हैं, तो एक छोटी सी तनख्वाह पर काम करने वाला सफाई कर्मी पैसों की किस मनोविज्ञान को समझ गए थे, जो हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता है? जवाब मिलेगा आज की इस बुक समरी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लिली और आप देख रहे हैं लिली जोन यूट्यूब चैनल, जहां हम लाते हैं दुनिया की बेस्ट बुक्स की समरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बेहद प्रभावशाली किताब है जो पैसों से जुड़े व्यवहार, मनोविज्ञान और निर्णय लेने की कला को समझने में मदद करती है। इसे मशहूर लेखक और फाइनेंशियल एक्सपर्ट मॉर्गन हाउसल ने लिखा है, जो हमें सिखाते हैं कि अमीर बनने के लिए केवल फाइनेंशियल नॉलेज होना काफी नहीं है, बल्कि पैसे को लेकर हमारी सोच और मानसिकता भी महत्वपूर्ण है। ये किताब पैसों के पीछे लोगों के सोच पर रोशनी डालती है और बताती है कि लोग किस तरह से आर्थिक निर्णय लेते हैं। तो कहानी पर वापस आते हैं। तो दोस्तों, रीड ने कोई कारनामा नहीं किया। उन्होंने शुरू से ही छोटी छोटी रकम स्टॉक मार्केट में निवेश करते गए और काफी ज्यादा पेशेंस रखा ताकि उनका पैसा बढ़ सके, और इस तरह कम सैलरी पर भी उन्होंने करोड़ों की संपत्ति बना ली। एक सफाई कर्मी होकर भी रीड ने ये साबित किया कि पैसे कैसे बचाए जा सकते हैं और उस पैसे को समय के साथ बढ़ाया भी जा सकता है। अब एक कहानी और सुनिए। रिचर्ड ने दुनिया के बेस्ट कॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की थी, जिसके बाद उन्होंने वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी मेरिल लिंच में एक बड़े पोस्ट पर काम किया। लेकिन पैसे आ जाने के बाद वह ज्यादा दिन अमीर नहीं रह सके, क्योंकि रिचर्ड को फालतू के खर्चे और कर्ज लेने की आदत पड़ गई थी, और उस आदत ने रिचर्ड को बर्बाद कर दिया और 2008 में उन्हें बैंकक्रप्ट डिक्लेयर कर दिया गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि कभी कभी ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, बल्कि पैसे के साथ आपका व्यवहार कैसा है, ये सबसे जरूरी हो जाता है। आप पैसे के साथ जैसा बर्ताव करेंगे, उसका जवाब पैसा ही आपको देगा। इसलिए अगर हम एक बार पैसों की साइकोलॉजी को समझ गए, तो उम्मीद है कि हमारी हालत रिचर्ड जैसी नहीं होगी। लेखक कहते हैं कि अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल अमीर बने रहना है। और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आगे आपको पता चल जाएगा। आज आप बेस्ट सेलिंग बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से वेल्थ, ग्रीड, हैप्पीनेस और मनी रिलेटेड बिहेवियर की टाइमलेस लेसन सीखेंगे कि कैसे ईगो, प्राइड और जेलेसी से आप स्कैम हो सकते हैं, और हम समझेंगे कि कैसे हमारे अंदर स्टॉक मार्केट और पैसों को लेकर एक बेहतर सेंस डेवलप हो सकती है। इसलिए हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी से 5 ऐसे लेसन्स को समझेंगे जिसकी मदद से आप भी 1% कामयाब लोगों में शामिल हो सकते हैं। लेसन नंबर 1, पे दी प्राइस, यानी रकम चुकानी पड़ेगी। मान लीजिए कि आप एक मोबाइल स्टोर में एंटर करते हैं। आपने एक फोन देखा और उसे लेने का मन हो गया। अब उस समय आपके पास 2 ऑप्शन होगा। पहला, पैसे का इंतजाम करो और फोन को खरीद लो, या फिर दूसरा, इधर उधर देखो और फोन लेकर भाग जाओ। अगर आपको जेल जाने से डर लगता है तो आप पहला ऑप्शन नहीं चुनेंगे, क्योंकि फोन लेने की खुशी आपको अपने दोस्तों और गर्लफ्रेंड के साथ भी शेयर करना है, ना कि एक चोर की पहचान बनानी है। तो कुछ ऐसा ही इन्वेस्टिंग के साथ भी होता है। इस काम के लिए भी आपको कीमत देनी होगी, और यह कीमत नॉलेज, रिसर्च, रिस्क मैनेजमेंट जैसे सॉफ्ट स्किल्स के रूप में होती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक वॉलेटाइल मार्केट है जिसमें उतार चढ़ाव होते रहेंगे, और इस बदलाव में आपको लंबे समय तक पेशेंस रखना पड़ता है। और यही पेशेंस हाई रिटर्न्स पाने की फीस यानी कीमत होती है। अगर आपके पास इतना पेशेंस नहीं है कि जब एक हफ्ते में आपके पोर्टफोलियो का प्राइस 20% कम हो जाए और डर में आकर आप उसे बेच दें,
तो फिर आप हाई रिटर्न्स के हकदार नहीं होंगे और शायद मैदान छोड़ देंगे। मान लीजिए कि 10 साल पहले आपने विजुलाइज किया था कि किसी कंपनी का स्टॉक बाजार में बेहतर कार्य करेगी और यह सोचकर आपने अपनी रकम का काफी बड़ा हिस्सा निवेश कर दिया, तो हो सकता है कि आप आज बहुत अमीर इंसान बन गए हो। लेकिन असल बात तो यह है कि क्या आपने इस पूरे समय अपने आप को काबू कर रखा था? क्या आप 10 साल पेशेंस रख पाए या इस स्टॉक को सेल कर दिया? क्योंकि हो सकता है इस 10 साल के दौरान कंपनी का स्टॉक को एक बेहतर कीमत पर आने के लिए बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा हो। लेखक समझाना चाहते हैं कि बड़े रिटर्न पाने के लिए बड़े हौसले की जरूरत पड़ती है और स्टॉक्स की उतार चढ़ाव को समझकर उसकी कीमत चुकानी होती है, और यह काम बहुत से इन्वेस्टर्स नहीं करते हैं। लॉस को कम करने के चक्कर में बड़ा मुनाफा छोड़ देते हैं। लेकिन जैसा हमने शुरू में जाना, उस सफाई कर्मी ने पैसे को कंपाउंडिंग की मदद से करोड़ों बना दिए थे। धन सिर्फ कमाना नहीं, संभालना भी जरूरी है। लेसन नंबर 2, अपने इनफ को पहचाने। मॉर्गन हाउसेल इस चैप्टर में बहुत गहरी सबक सिखाते हैं। वह लिखते हैं कि कैपिटलिज्म के साथ साथ 2 बड़ी महान चीजें भी आती है। पहला दौलत, दूसरा दुश्मनी। जब आपके परिवार, दोस्त और पड़ोसी आपके काम की तारीफ करते हैं तो ये आपको काम करने के लिए मोटिवेट कर सकती है। लेकिन जब आप खुद की दूसरों के साथ सोशल कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे तो इस कंपटीशन को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। यानी मान लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि पूरे अमेरिका में आपकी गिनती टॉप 1% अमीर लोगों में हो, तो इसके लिए आपको सालाना $5 लाख कमाने होंगे। एक हाईली स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जिनका नाम विलियम है, वह इतना कमा लेते हैं। अब इमेजिन करें कि उनकी जिंदगी कैसी होगी। वह महंगी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं और कुछ दिनों के लिए किसी और को हायर कर सकते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी तब तक अच्छी रहेगी जब तक उनकी मुलाकात स्टैनली से नहीं हुई थी, जो विलियम के नए पड़ोसी थे। स्टैनली तो उनसे भी बड़ा फनकार निकले, क्योंकि वो अमीर लोगों की लिस्ट में 1% की भी 1% के हिस्से में आते हैं। स्टैनली एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO हैं, जिनकी सालाना कमाई $10 मिलियन है। शायद ये जानने के बाद आपको लगता होगा स्टैनली अपनी जिंदगी से संतुष्ट होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्टैनली वह लड़का है जिसका बचपन का दोस्त एक बहुत बड़ा बास्केटबॉल खिलाड़ी बन गया है, जिसका नाम है माइकल जॉर्डन, और इसकी कमाई $2 बिलियन है। अब इनकी कमाई के सामने $10 मिलियन चाय कंपनी ज्यादा लग रहा है। पर यहाँ एक और ट्विस्ट है, क्योंकि जॉर्डन एक स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी है, तो उनका बड़े बड़े पार्टियों में जाना होता है और वहाँ उनकी मुलाकात जेफ बेजोस से होती है। बेजोस इन तीनों से इतना आगे हैं कि दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि इनकी कुल नेटवर्थ $200 बिलियन से ऊपर है। ऐसा कंपैरिजन इंसान को दुश्मन बना देता है, क्योंकि अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इस सोशल कंपैरिजन की वजह से लोगों ने बेवकूफ़ वाली कदम उठाए हैं। क्या आपको पता है, कुछ वक्त पहले मशहूर ट्रेडर जैसी लिवरमोर को जब भारी लॉस झेलना पड़ा तो उन्होंने अपनी जान दे दी थी, क्योंकि समाज में उनका नाम खराब हो गया था। यानी इतना अमीर होने के बाद भी क्या वो अपनी जिंदगी जी पाए? बिल्कुल नहीं। और इसी तरह ट्रेडर रजत गुप्ता, जिन्होंने बहुत कम समय में अपना नाम और पैसा कमाया था और ज्यादा लालच के चक्कर में लोगों के साथ फ्रॉड करना शुरू किया और उन्हें जेल हो गई। इसीलिए इस बात को पहले से समझ लेना बेहद जरूरी है कि जितना मिलता है उतने को एक्सेप्ट करें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिट क्या है, यानी आपके लिए कितना पैसा इनफ होगा। अपने लिए एक नंबर तय करें और उसे पाने के लिए गोल बनाएं। याद रखें, जरूरत से ज्यादा पैसा भी आपको ज्यादा खुशी नहीं दे पाएगा। लेसन नंबर 3, कोई भी मूर्ख नहीं है। ऑथर मॉर्गन बताते हैं कि एक सर्वे में पता चला है कि अमेरिका की वह परिवार जिनकी कमाई कम है, वह साल का $400 लॉटरी टिकट खरीदने में खर्च कर देते हैं। इस कारण हालत ऐसी हो गई कि इमरजेंसी के लिए उनके पास $400 भी नहीं होते हैं। ये सब जानने के बाद आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि अमेरिका में कैसे पागल लोग रहते हैं जो इमरजेंसी फंड को लॉटरी पर खर्च कर देते हैं। मॉर्गन लिखते हैं कि हम उन्हें जज नहीं कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को इसकी आदत हो गई हो,
लेकिन कुछ मजबूरी में करते होंगे। एक बार हमें उन्हें उनकी पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। उनकी जिंदगी की शुरुआत एक छोटे से कमरे से हुई है, पैसे नहीं थे तो अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाई, एजुकेशन अच्छी नहीं थी तो अच्छी नौकरी या कारोबार नसीब नहीं हुआ, और अब जो वह काम करते हैं उनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। इसलिए उनके पर्सपेक्टिव से लॉटरी में पैसा लगाना एक उम्मीद है। उन्हें लगता है कि एक दिन इसी से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है कि इस एग्जाम्पल से इन्वेस्टिंग में क्या फायदा होगा। ऑथर कहते हैं कि आपको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि हर इन्वेस्टर की कंडीशन, सिचुएशन एंड लाइफ अलग होती है। इसीलिए उनके स्टॉक पोर्टफोलियो को डायरेक्ट कॉपी करना आपके लिए फायदा कम नुकसान ज्यादा दे सकता है। और वह कैसे होगा, चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रेन पर आप और वॉरेन बफेट एक साथ सफर कर रहे हैं। उस ट्रेन में आप दोनों की लेटेस्ट फोन चोरी हो जाता है, तो सबसे ज्यादा दुख किसे होगा? वॉरेन बफे के लिए फोन की कीमत उनकी 1 मिनट की कमाई का पैसे के बराबर होगी, लेकिन आप उसे खरीदने का बचपन से सपना देखते आ रहे थे। या यह भी हो सकता है कि आप उसकी ईएमआई भर रहे थे। ठीक इसी तरह स्टॉक पोर्टफोलियो में 1 करोड़ का नुकसान हो जाए तो भी उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि उसी जगह आपके लिए यह बहुत बड़ी बर्बादी हो सकती है। असल बात तो यह है कि डायरेक्ट किसी का पोर्टफोलियो कॉपी करना गलत फैसला है, बल्कि आप रिलेट कर सकते हैं। इसलिए आप अपने दिमाग का उपयोग करें, रिसर्च करें और फिर निवेश करें। इसलिए लेखक कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं है, बल्कि उनके द्वारा लिए फैसले और पैसों को लेकर उनकी सोच, उनकी परवरिश और जीवन में हुई घटनाओं पर डिपेंड करता है। लेसन नंबर 4, लक और फियर का खेल। मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है इंसानों को डिप्रेशन की तरफ ले जाने वाली सबसे बड़ी इवेंट क्या थी? वर्ल्ड वॉर 2, फाइनेंशियल क्राइसिस और कोविड-19? शायद आपके पास इसका ठीक से जवाब ना हो, लेकिन हम इतना बोल सकते हैं कि इन इवेंट्स का सबकी जिंदगी पर गहरा असर पड़ा था। नासिम टलेब ने ऐसे इवेंट को अपनी किताब ब्लैक स्वान इवेंट में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि एक इन्वेस्टर के लिए ब्लैक स्वान इवेंट को समझना बेहद जरूरी है। ब्लैक स्वान का मतलब होता है ऐसा समय जब पूरा मार्केट डाउन हो जाता है। मॉर्गन लिखते हैं कि इमेजिन करें कि आपने स्टॉक मार्केट में बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है और आज का 1987 का ब्लैक मंडे है, तो आप भारी गिरावट में कैसे रिएक्ट करेंगे जब मार्केट 24 घंटे में अपने चौथाई का एक हिस्सा 22.6% नीचे गिर गया है? क्या आप उनमें से होंगे जो बेच दो चिल्लाएगा, या फिर आप रिलैक्स कर रहे होंगे? मोरल ऑफ द एग्जाम्पल है कि इन्वेस्टिंग की सफर में कुछ ऐसे इवेंट और वक्त आएंगे जिसकी किसी ने उम्मीद ना की होगी, लेकिन क्या आप उस इवेंट में साहस के साथ खड़े रहने की ताकत रखते हैं? क्या आप इतने मेंटली और फाइनेंशियली मजबूत हैं कि नुकसान झेल सकते हैं, या आप मोतियों की तरह बिखर जाएंगे? याद रखें कि मार्केट से हमेशा पॉजिटिव रिटर्न एक्सपेक्ट करना गलत है। आपको मार्केट बिहेवियर को अच्छे से समझना चाहिए और उसके हिसाब से निवेश करें। लेसन नंबर 5, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ताकत। मान लें कि 3 दोस्त एक साथ रहते हैं, रोहित, श्याम और फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, मगर रोहित सलाह देता है कि मान लो कि अगर फ्यूचर में देश में न्यू कोविड स्ट्रेन और इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट डूब गई तो तुम्हारे पैसे भी डूबेंगे। यह सुनने के बाद शायद कुछ लोग इनकी बात मान लेंगे, भले ही इस इवेंट की पॉसिबिलिटी 5% हो, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट इंसानों को जल्दी अट्रैक्ट करता है। लेकिन वही श्याम कहता है कि फ्यूचर में तुम्हारे स्टॉक्स बेहतर रिटर्न्स देंगे, क्योंकि रिपोर्ट बताती है कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, रिन्यूएबल एनर्जी भी सस्ते में मिलेगी और लोग टूल्स टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। फिर भी श्याम की बात उनके फ्रेंड्स को बोरिंग लगेगा, क्योंकि इस चीज़ में सालों का समय लगेगा। तो जहाँ बात लॉन्ग टर्म की आ जाती है, लोग ध्यान नहीं देते, उन्हें पैसा जल्दी बनाना होता है। हाँ, बस इसके लिए लंबे समय के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। इसलिए लोग नेगेटिव पॉइंट पे जोर देते हैं कि उनके अंदर सब्र नहीं होता है, मगर इस मार्केट में जल्दबाजी का कोई काम नहीं है। अगर आप किसी तरह पैसा कमा भी लिए तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इस बुक में बताए गए लेखक के कमाल की सीखों को हम 12 पॉइंट से समझते हैं, जो पैसे को लेकर आपकी सोच को बदल कर रख देंगे। 1.
पैसा नहीं, उसे लेकर आपका रवैया मायने रखता है। मॉर्गन एक कहानी में बताते हैं कि कैसे एक अमेरिकी सफाई कर्मी स्मार्ट इन्वेस्टिंग के जरिए करोड़पति बन जाता है। वहीं दूसरी तरह एक मोटी सैलरी कमाने वाला कंपनी का सीईओ अपने गलत रवैये की वजह से बैंकरप्ट हो जाता है। 2. हर किसी के लिए पैसे के मायने अलग होते हैं। कुछ लोगों के लिए जिनके पास रहने को घर भी नहीं है, उनके लिए मिनिमम वेज भी बहुत बड़ी रकम होगी। वहीं दूसरी तरफ किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव या अधिकारी $1,00,000 की सैलरी पर भी नाखुश रह सकते हैं। कुल मिलाकर आप कितना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, ये आपकी खुशी नहीं तय करता, बल्कि आप किस माहौल, किस परिवेश से आ रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। 3. कितना पैसा काफी होता है? हम सभी को लगता है कि हम पैसे के लिए काम करते हैं। जिस दिन काम भर पैसा मिल जाएगा, काम करना बंद कर देंगे। लेखक एक नामी जालसाज बर्नी मडॉफ, जिसने इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी पॉन्जी स्कीम चलाई, उसका उदाहरण देकर समझाते हैं कि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। सच ये है कि मडॉफ पहले से ही एक बड़े और सफल बिजनेसमैन थे, मगर इसके बाद भी उन्होंने धोखे से पैसे कमाने के लिए पॉन्जी स्कीम चलाई। उन्हें जितने पैसे की जरूरत थी, उतना वो अपने कारोबार से बड़े आराम से कमा रहे थे, लेकिन लालच के चक्कर में उन्होंने सब कबाड़ा कर दिया। मडॉफ की कहानी सुनकर ये समझ सकते हैं कि आप दुनिया के सबसे अमीर बन जाने के बाद भी जरूरी नहीं कि संतुष्ट हों। लेखक की भाषा में आपको मालूम होना चाहिए कि आपको असल में एक सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। 4. पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफे को भले ही अब तक के सबसे महानतम निवेशकों में गिना जाता हो, मगर सच ये है कि उनकी 99% जायदाद 50 साल की उम्र के बाद बनी। बफे के पास इतनी संपत्ति होने का क्रेडिट जाता है कंपाउंडिंग को। 5. अमीर होने और अमीर बने रहने में बहुत फर्क है। अमीर होने के बहुत सारे रास्ते हैं, मगर अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है सोच समझकर खर्च करना। 6. बिना सोचे समझे रिस्क नहीं ले। मार्केट में हजारों कंपनियों के शेयर मिल रहे हैं, मगर इनमें से गिने चुने शेयर ही वाकई आपको अमीर बना सकते हैं। बदकिस्मती से इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आप इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं और काफी हद तक एक औसत मुनाफा कमा सकते हैं, जो कुछ नहीं कमाने से तो बेहतर है। 7. इतिहास हमेशा खुद को नहीं दोहराता। निवेशक हमेशा बाजार का अनुमान लगाने के लिए इतिहास के पन्ने पलटकर देखते हैं, मगर ऐसा नहीं है। फिर आप अप्रत्याशित घटनाओं के दोबारा होने का अनुमान लगा रहे हैं, तो इसे बेवकूफ़ी ही कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर अमेरिका हर 4 साल में मंदी का सामना करता है, मगर 15 सालों से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी वहां मंदी जैसी कोई चीज नहीं दिखती है। 8. आत्ममुग्ध होने की जरूरत नहीं है। दुनिया लगातार बदल रही है। आज जो चीज चल रही है वो जरूरी नहीं कि आगे भी चले। इंडेक्स फंड भी 50 साल पुराने हैं, वेंचर कैपिटल तो 26 साल पहले आया, और बिटकॉइन उसका तो जिक्र भी क्या करना। कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि आज जिस चीज का ट्रेंड है, जरूरी नहीं कि हमेशा वही रहेगा। खुद को हमेशा बदलाव के लिए तैयार रखें। 9. पैसे के बदले समय मिलता है। आज हम जो पैसा लगाते हैं उससे पैसिव इनकम जनरेट होती है, जो एक समय के बाद आपकी सैलरी से ज्यादा हो सकती है। ऐसा होने पर आप आराम से नौकरी छोड़ सकते हैं और जो आपका दिल करना चाहे, जो आपका पैशन हो, उसे फॉलो कर सकते हैं। आपको पैसे के लिए किसी के लिए नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी, फाइनेंशियली फ्री होंगे। 10. असली संपत्ति वो है जो नजर नहीं आती। आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि काश मैं करोड़पति होता, मगर असल में उनके कहने का मतलब होता है कि काश मैं 1 करोड़ रुपए खर्च कर पाता। लेकिन असल में अगर आपको 1 करोड़ मिले और आप उसे पूरी तरह खर्च कर दें, तो आपकी ये आदत आपको जल्द ही भिखारी भी बना सकती है। तो अगली बार जब आप किसी महंगी गाड़ी या महंगे अपार्टमेंट में रहते हुए देखें, तो ये जरूर समझ लें कि वो अमीर नहीं बल्कि अमीर होने का दिखावा कर रहे होंगे। आप लोगों की अमीरियत तो देख सकते हैं, मगर उनके खाते में असल में कितने पड़े हैं, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए बेहतर होगा
कि किसी की संपत्ति को देखकर उससे प्रभावित न हो। 11. कोई भी बेवकूफ नहीं है। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो याद रहे कि किसी ने वो शेयर बेचा है। इसका मतलब है कि जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप उसे सस्ता समझ रहे होते हैं, मगर दूसरी तरह वही स्टॉक बेचने वाले के लिए महंगा होता है। कुल मिलाकर हम कहना ये चाहते हैं कि लोगों को हमेशा यही लगता है कि वो बढ़िया डील कर रहे हैं, और उस वक्त के लिए हो सकता है ये अच्छी डील हो भी। तो दोस्तों, असली वित्तीय सफलता केवल पैसे कमाने में नहीं, बल्कि उसे समझदारी से संभालने और सही मानसिकता के साथ जीने में है। अगर हम पैसे के प्रति अपनी सोच और आदतों में बदलाव लाते हैं तो न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी समृद्ध जीवन जी सकते हैं। उम्मीद है इस किताब की सीख आपको भी अपने जीवन में सही वित्तीय निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगी। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें। इसे खरीदने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप इसे खरीद सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।